बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स के लिए नंबर थ्योरी जो है ये कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और इस कोर्स में मैं जिस चैप्टर पर डिस्कशन कर रहा हूँ उसका नाम है जी चैप्टर नंबर 3 सोल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस। इस चैप्टर पर मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में किसी लीनियर कॉन्ग्रुएंस को कैसे सॉल्व करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन की थी। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको जाकर आज देख सकते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो भी लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस के सोल्यूशन से रिलेटेड ही है। तो लेक्चर नंबर 3 जो है मेरा वो इस तरह है कि सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। दिया हुआ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस के सिस्टम आपको दिया होगा। अब एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस नहीं दिया होगा आपको, एक से ज़्यादा यानी एक सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस दिया होगा, उसको आपने सॉल्व करना है और बाय यूजिंग चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की मदद से आपने इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम आप इस्तेमाल कब करते हैं और ये है क्या चीज़ और किस तरीके से इसके ज़रिए सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा जी सपोज दैट वी हैव अ सिस्टम ऑफ के लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। फ़र्ज़ कर लेंगे आपके पास के लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस का सिस्टम ये है a1 डैश एक्स कॉन्ग्रुएंट है b1 डैश मॉडुलो m1 के, a2 डैश एक्स b2 डैश कॉन्ग्रुएंट है b2 डैश के मॉडुलो m2 के, अप टू सॉन a k डैश एक्स कॉन्ग्रुएंट है b k डैश मॉडुलो m k डैश। आप यहाँ पर c1x कॉन्ग्रुएंट d1 भी लिख सकते हैं, c2x कॉन्ग्रुएंट d2 लिख सकते हैं, नाम कुछ भी रखे जा सकते हैं। अच्छा, फर्दर हेयर सपोज दैट दी मॉडुली m1 m2 mk आर ऑल पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम। और यहाँ पर ये लेट कर लें जो मेन चीज़ है इस चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करने की, कि यहाँ पर जितने भी ये मॉडुली हैं m1 m2 अप टू सॉन mk ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है। पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम का मतलब है कि m1 और m2 आपस में पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है, m1 और m3 रिलेटिवली प्राइम है, m3 और m2 रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यहाँ पर ये देखें m1 और m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू 6 है। अब इन दोनों का जो जीसीडी निकलता है, रिलेटिवली प्राइम आप जानते हैं ऐसे नंबर को कहते हैं जिनका जीसीडी 1 होता है। तो m1 और m2 दोनों का जो जीसीडी निकलता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कह लें या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह लें, वो 2 निकलता है। कैसे 2 निकलता है? आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं या सिंपल लॉन्ग की क्या ज़रूरत होती है आपको। आप देखें ये 2 और 6 कौन से एक ही टेबल में आते हैं, वो आते हैं 2 के टेबल में। रहता है इनका जो जीसीडी जो आपके पास 2 है। ठीक है, स्मॉलेस्ट जो कॉमन फैक्टर है इनका डिवाइजर जो है वो 2 है यहाँ पर। ठीक है, तो अब 2 नॉट इक्वल टू 1 हो गया, लिहाजा इस सूरत में ये m1 और m2 आपस में एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे। सही है। अच्छा, सो जब ये हर पेयर जो है ना मॉडुली m1 मतलब पेयर वाइज ये सारे रिलेटिवली प्राइम हो जाएं तो देन वो यूज़ चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। तो फिर हम यहाँ पर चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मेन कंडीशन है कि यहाँ पर कब इस्तेमाल करना है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, जब आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस को सॉल्व करना हो। और अगली बात ये है कि यहाँ पर हर मॉडुली जो है वो हर मॉडुली पेयर वाइज जो है ना वो रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए, तो तब आप चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है यहाँ पर क्या है, 2 है यहाँ पर। तो 2 यहाँ पर दोनों इवन है। तो अब यहाँ पर चूँकि ये इन दोनों इस तरह ऐसी सूरत में कि अगर m1 में मिसाल के तौर पर 2 था और m2 सॉरी यहाँ पर 6 है, तो अब चूँकि आपने इनका जीसीडी निकाला और वो 1 के बराबर नहीं आया, इट मीन ये दोनों रिलेटिवली प्राइम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस तरह के अगर m1 और m2 आपको मिल जाएँ तो वहाँ पर आप चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर उसके लिए कोई और मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर इस लेक्चर में सिर्फ ऐसे सिस्टम को जो है डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें यहाँ पर मॉडुलस जो है वो आपके पास क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। तो चलें यहाँ पर अब आगे देखते हैं अब इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, ये कंडीशन है कि तमाम जो पेयर वाइज ये मॉडुली हैं ये रिलेटिवली प्राइम है। अब सॉल्व कैसे करना है वो देखें। अच्छा लें जी, लेट अस डिफाइन द न्यू मॉडुली। यहाँ पर हम एक नए मॉडुलस जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। पहला तो ये कैपिटल M है। ये कैपिटल M मैंने कैसे डिफ़ाइन किया है, आपके पास जितने भी ये मॉडुली स्मॉल m1 स्मॉल m2 पीछे दिए हुए थे अभी, उन सब का प्रोडक्ट जो है वो कैपिटल M के बराबर मैंने रख लिया। फिर कैपिटल M1 जो है एक नया मॉडल मैंने डिफ़ाइन किया, वो इस तरह है कि ये कैपिटल M को m1 पर डिवाइड कर देंगे तो कैपिटल M1 मिल जाएगा। कैपिटल M2 बराबर है कैपिटल M ओवर स्मॉल m2। ठीक है, इसी तरह कैपिटल M के जो है वो m ओवर स्मॉल m के बराबर है। ये हमने डिफ़ाइन कर लिया। ये चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम जब हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब जैसा जब इसकी डेरिवेशन करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर करते हैं। इसी तरह मतलब ये डेरिवेशन उसकी डेरिवेशन में आता है ये सारी चीज़। अच्छा, फर्दर लेट कर लेते हैं कि y1 y2 अप टू सन y आर द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। और ये जो y1 y2 हैं ये सोल्यूशन है इन लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस के
हमने जो वैल्यू मालूम करनी है वो x की है, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सा स्टेप हमें करने पड़ेंगे। y1 जो है वो इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन है, कैपिटल M1 इंटू y1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो M1, यानी y1 जो है वो यहाँ से निकलेगा इस सिस्टम से। फिर इसी तरह स्मॉल y2 जो है वो इस सिस्टम से निकल आएगा, M2 y2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 इस कॉन्ग्रुएंस से निकल आएगा। M3 निकालना है तो वो इससे निकल आएगा, और अप टू सोन M के y के कॉन्ग्रुएंट टू 1 से यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी। जब ये तमाम y1 y2 अप टू सोन y के ये तमाम जो आपके पास निकल आएंगे, इनकी तमाम की वैल्यूज़ है, तो हैंस सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस इज़ गिवन बाय, तो आपके पास ये जो सिस्टम था ये वाला, ठीक है, तो इस सिस्टम में जो आपने x की वैल्यू निकालनी है, उस x की वैल्यू इस फार्मूले से निकलेगी। x यहाँ पर आ जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू समीशन i इज इक्वल टू 1 से k ai mi yi मॉडुलो m, ठीक है, ये इसका x का फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर। तो इस फार्मूले को आपने फाइनली याद रखना है, x कॉन्ग्रुएंट है समीशन ai mi yi, ठीक है, y आपको ये जो मैंने नया सिस्टम डिफाइंड किया उससे निकल आएगा। कैपिटल M आपने ये भी मॉडुलो किस तरह डिफाइन किए हैं, कैपिटल M जो है वो इन तमाम का प्रोडक्ट है। और यहाँ पर मैं दो प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस करूँगा आज के लेक्चर में, ठीक है, दोनों प्रॉब्लम में काफ़ी फ़र्क है, ठीक है, तो उन दोनों प्रॉब्लम्स को आपने देखना है जी। ले जी मेरा बेटा, पहली जो हमारी प्रॉब्लम है वो ये है, कहता है जी सॉल्व दी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस, दिए हुए कॉन्ग्रुएंसेस को सॉल्व करें। x कॉन्ग्रुएंट है 1 के मॉडुलो 2 के, और x कॉन्ग्रुएंट है 2 के मॉडुलो 3 के, x कॉन्ग्रुएंट है 3 के मॉडुलो 5 के है। आल्सो फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम मेरे पास ये है, आप गौर करें कि यहाँ पर इस प्रॉब्लम में जो x का कोफिशिएंट है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। जो मेरी प्रॉब्लम नंबर 2 होगी उसमें और इसमें मेन फ़र्क जो होगा वो ये होगा कि यहाँ पर उसमें x का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर 1, यानी 1 के अलावा कुछ और होगा। अब सिर्फ ये x का कोफिशिएंट चेंज कर देने से ही आप देखेंगे कि क्वेश्चन को सोल्व करने की थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम नंबर 1 समझ आ गई है तो उसका मतलब प्रॉब्लम नंबर 2 सीधी नहीं हो जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 2 में थोड़ा सा फ़र्क होगा शुरू में, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर को ज़रा गौर से देखिएगा, दोनों प्रॉब्लम में डिफरेंस है। अब ज़रा प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ देखें। ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। अब यहाँ पर गौर करें कि ये लिखा हुआ है 3x कॉन्ग्रुएंट है -2 के, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 नहीं है। ये लिखा है 2x कॉन्ग्रुएंट है 5 के, तो x का कोफिशिएंट 1 नहीं है। यहाँ पर लिखा 4x कॉन्ग्रुएंट है 5 के, तो x का कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो ये दोनों प्रॉब्लम को मैं साइमल्टेनियसली बारी सोल्व करूँगा यहाँ पर, ठीक है। बस यहाँ पर आपने देखना है कि इस प्रॉब्लम नंबर 2 का और प्रॉब्लम नंबर 1 में फ़र्क कहाँ से आता है, उस चीज़ को पहचानिएगा। तो चलिए जी, लेट अस स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। लेकिन जी क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हम कुछ इस तरह डिस्कस करते हैं। कहता है जी कि सॉल्व दी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस, दिए हुए लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस को आपने सॉल्व करना है। पहला लीनियर कॉन्ग्रुएंस है x कॉन्ग्रुएंट है 1 के मॉडुलो 2 के, दूसरा x कॉन्ग्रुएंट है 2 के मॉडुलो 3 के, और तीसरा है x कॉन्ग्रुएंट 3 मॉडुलो 5 के। आल्सो फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम, और इसे दिए हुए गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस का आपने जनरल सोल्यूशन भी मालूम करना है। तो हेयर गिवन मॉडुलो आर, यहाँ पर ये जो पहला मॉडुलस है इसका नाम मैंने M1 रख लिया, दूसरे मॉडुलो का नाम M2 रख लिया, तीसरे मॉडुलो का नाम M3 रख लिया। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये जो तीनों मॉडुलो हैं ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम हैं। कैसे पेयर वाइज रिलेटिव प्राइम है? एक तो ये है कि आप उस तरह लॉन्ग डिवीजन से GCD निकाल लेते हैं इनका, लेकिन उस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। GCD या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? आपने सिर्फ ये देखना है कि 2 और 3 दोनों कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें ये आते हैं, ठीक है। वो आपके पास है 1 का, 2 और 3 दोनों में जो कॉमन है, ठीक है, 1 है ना, 1 पर डिवाइड होता है ना दोनों, ये लिहाजा इन दोनों का GCD 1 हो गया, तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए आपस में रिलेटिवली प्राइम हो गए। ऐसे नंबर जिनका GCD 1 के बराबर होता है उन्हें रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। लिहाजा 3 और 5 इन दोनों में भी एक ही टेबल में ये कॉमन है, 1 है, तो लिहाजा ये भी जो आपके पास दोनों रिलेटिवली प्राइम हो गए। फिर 2 और 5 है, ये भी दोनों रिलेटिवली प्राइम होंगे। दूसरे अल्फाज में इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती, ये एक इवन है, ये एक ओड है। ओड और इवन नंबर तो हमेशा होता ही रिलेटिवली प्राइम आपस में, ठीक है। ये दोनों ओड हैं और इनमें आप देख लें कि 3 और 5 दोनों किसी एक टेबल में आते हैं स्वाय 1 के, लिहाजा ये भी रिलेटिवली प्राइम हो गए। तो ये तीनों नंबर आपस में पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम हो गए। जब ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम हो गए हैं तो अब आप लिख सकते हैं कि चाइनीज़ थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल है, आप चाइनीज़ थ्योरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आपने यहाँ पर लेट अस डिफाइन न्यू मॉडुली, यहाँ पर न्यू मॉडुली डिफाइन करने हैं। वो किस तरह? एक मॉडुलो का नाम M1 कैपिटल M रख लिया, बाकी कैपिटल M1 M2 कैपिटल M3 आ गए।
कैपिटल M जो है वो आपके पास है इन तमाम M1 M2 M3 का प्रोडक्ट है, तो इनका प्रोडक्ट कर लेंगे आप, तो कैपिटल M की वैल्यू 30 आ जाएगी। एंड कैपिटल M1 की वैल्यू जो है उसका फार्मूला कैपिटल M ओवर स्मॉल M1, कैपिटल M 30 निकला है, M1 की वैल्यू 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 50 आ जाएगा। कैपिटल M2 निकालना है, ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अदरवाइज़ M1 और M3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 आ जाएगा। M3 निकालना है, ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ M1 और M2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल M3 की वैल्यू 6 आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट आपने लेट करना है, लेट y1 y2 एंड y3 आर दी सोल्यूशन ऑफ दी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ कॉन्करेंसीज। अब आगे आपने ये y1 y2 ये y3 निकालने हैं। कैसे निकालने हैं, यहाँ पर जो हमारा y1 है वो y1 निकलेगा इस कॉन्करेंस से। क्या कॉन्करेंस है, M1 कैपिटल M1 y1 कॉन्करेंट है 1 के मॉडुलो M1 के। कैपिटल M1 की वैल्यू निकाली है आपने 15, y1 आपने मालूम करना है, कॉन्करेंट 1 आ गया मॉडुलो 2। अब यहाँ पर आपने इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए जो मेरा लास्ट लेक्चर था आप उसके ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन इतना लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसको हम ज़बानी कर लेंगे। लास्ट लेक्चर क्या कहता है, ये कॉन्करेंट कैसे सॉल्व होगा। लेकिन ये कॉन्करेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, ए कॉन्करेंट होता है बी के मॉडुलो M। एक नंबर ए को बी का कॉन्करेंट कहते हैं मॉडुलो M के, अगर M जो है वो डिवाइड करता है a माइनस बी को, अगर M डिवाइड करता है a माइनस बी के डिफरेंस को, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर 15y1 कॉन्करेंट है 1 के मॉडुलो 2 के, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 2 डिवाइड करेगा 15 टाइम y1 माइनस 1 को, ठीक हो गई बात ये। अब आगे हमने इसको कैसे सोल्व करना होता था, मैंने इसमें बताया था आपने कि आप अगर 2 इसको डिवाइड करता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी एक नंबर t आपको मिलेगा, जो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ से फिर ये बन जाएगा 15y माइनस 1 इक्वल टू 2t। यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी इस तरह 15y माइनस 2t इक्वल टू 1। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई है लीनियर डायोफंटाइन इक्वेशन, ठीक है। और लीनियर डायोफंटाइन इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं वो एक अच्छा खासा लेंथी प्रोसीजर था, वो मतलब मैं पहले में लास्ट लेक्चर में भी बता गए हूँ आपको, या शुरू के मेरा जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर ये सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास 3 कॉन्करेंस बनेंगे, तीनों कॉन्करेंस में अलग-अलग हम सोल्व करेंगे। ये तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा कम से कम 2 घंटे का। तो अब यहाँ पर आपने हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल करना है। वो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, मतलब सिर्फ आपने ये देखना है यहाँ पर y1 की कौन सी ऐसी वैल्यू पुट कर दी जाए जिसको पुट करने के बाद अगर उसमें से 1 माइनस किया जाए तो 2 पर डिवाइड हो जाए। दोबारा देखें, यहाँ पर y1 की कौन सी ऐसी वैल्यू पुट कर दी जाए कि अगर y1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसमें से 1 माइनस करें तो 2 पर डिवाइड हो जाए। तो अब यहाँ पर वो मुख्तलिफ आपको वैल्यूज़ मिलेंगी, लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू आपने चूज़ करनी है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी आपके नज़दीक, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर y1 जो है वो 1 के बराबर रख लिया जाए, y1 की वैल्यू यहाँ पर आप रखें 1 के बराबर, तो y1 की वैल्यू अगर 1 के बराबर रखेंगे तो ये आ जाएगा 15, y1 की वैल्यू 1 है तो 15 कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा 1 के मॉडुलो 2 के। अब आप देखें मॉडुलो की डेफिनेशन के मुताबिक ये 15 में से 1 माइनस करना है आपने, तो आप 15 में से 1 माइनस करके आंसर देखें, जो आंसर आता है क्या वो 2 पर डिवाइड होता है, तो 2 डिवाइड करता है 14 को। ये बात दुरुस्त है या गलत है, ये बात दुरुस्त है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास इस कॉन्ग्रुएंस का जो आंसर है वो सिंपल आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर y1 की वैल्यू जो है 1 के बराबर है। और वैल्यूज़ भी होंगी जनाब इसकी 1 से बड़ी, लेकिन हमने सिर्फ एक वैल्यू निकालनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो इसको पहले सेटिस्फाइड कर गई है, और वो आपने निकाल ली है 1 के बराबर, बस इतना ही काफ़ी है। अब इसके बाद यहाँ पर y2 की तरफ चलते हैं। नहीं जी, नेक्स्ट अब यहाँ पर y2 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने लीनियर कॉन्ग्रुएंस, जो सेकंड लीनियर कॉन्ग्रुएंस है वो इस तरह बनेगा, कैपिटल M2 y2 कॉन्ग्रुएंट होगा 1 के मॉडुलो स्मॉल m2। कैपिटल M2 की वैल्यू निकली है 10, y2 आ गया, और स्मॉल m2 की वैल्यू 3 थी सॉरी। अब यहाँ पर अब आपने फिर वही हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल करना है। यहाँ पर y2 की कौन सी ऐसी वैल्यू पुट कर दी जाए कि जो 10 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आए उसमें से 1 माइनस करना है आपने, और आंसर 3 पर डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर आप देखें हेयर y2 की जो वैल्यू है ना वो आपके पास 1 बनेगी, जो इसको सेटिस्फाइड करेगी यहाँ पर।
फिर y2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा 1 के, यानी y2 की वैल्यू 1 जो है इसको सेटिस्फाइड करती है। कैसे आप चेक करके देख लें, यहाँ पर y2 की वैल्यू अगर आप 10 पुट करते हैं तो वो बनेगा 10 इंटू y2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आप चेक करें, ये आ जाएगा 10 1 से 10। अब आपने मॉडुलो की डेफिनेशन लगानी है। मॉडुलो की डेफिनेशन ये कहती है कि इन दोनों नंबरों का डिफरेंस इस 3 पर डिवाइड होना चाहिए। तो 10 माइनस 1 आंसर क्या बनता है 9, तो 9 3 पर डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर y2 जो वर्क करेगा वो 1 के बराबर है। मैं बता रहा हूँ कि इसके अलावा और भी आपको वैल्यूज़ मिल सकती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने ये वाली वैल्यू चूज़ कर ली है जो आसानी से आप कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट आपने y3 की वैल्यू निकालनी है और y3 की वैल्यू का फार्मूला बनेगा m3 y3 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो स्मॉल m3। अब m3 कैपिटल M3 की वैल्यू कितनी निकली हुई थी, कैपिटल M3 हमारे पास निकला था जी 6 के बराबर। y3 आ गया कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो स्मॉल m3 की वैल्यू कितनी थी, स्मॉल m3 हमारे पास था 5 के बराबर। अब यहाँ पर y3 की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है, यहाँ पर भी आप चेक करके देख लें, y3 यहाँ पर 1 ही निकलता है। तो y3 कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा 1 के मॉडुलो 5 के। अब आप कहेंगे हर मरतबा 1 1 ही आएगा, नहीं जी, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये 1 2 वैल्यूज आपको चेंज करके भी देख सकते हैं। समटाइम 1 नहीं आता तो आप 2 पर चेक कर लें, फिर 3 पर चेक कर लें। करीब करीब, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, करीब करीब आपको मिल जाएंगे यहाँ पर ये वैल्यू, ठीक है। तो y3 की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो 6 माइनस 1 5 5 पर डिवाइड होता रहता है, y3 की वैल्यू आ गई। Thus by the Chinese remainder theorem, thus by the Chinese remainder theorem, आपके पास जो x की वैल्यू निकलेगी, मतलब हमारा जो गिवन सिस्टम था उसका जो आंसर आएगा वो आएगा इस चीज़ से, I इज़ इक्वल टू 1 से 3 AI कैपिटल MI YI मॉडुलो कैपिटल M। ये कैपिटल M यहाँ पर अब आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है, x के लिए कैपिटल M। अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ आप पुट आउट कर देंगे, x कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, इसको अब आप यहाँ पर ओपन करें, समीशन ओपन कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा जनाब A1 M1 Y1 A2 M2 Y2 A3 M3 Y3 और इन सब का मॉडुलो जो है वो कैपिटल M है। और कैपिटल M मॉडुलो कितना निकला था हमारे पास 30 था। एक्चुअली यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये जो मैंने प्रॉब्लम डिस्कस की है इसमें इधर x का कोफिशिएंट है 1, सही है। अगर तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है आपके पास, सिंपल ये आपके पास होगा A1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, k की वैल्यू। लेकिन अगर याद रखिएगा इधर x का कोफिशिएंट कुछ और है, जैसे यहाँ लिखा हो 3x, यहाँ लिखा हो 5x लिख दिया, यहाँ पर उसने 100x लिख दिया, तो फिर यहाँ पर ये जो इधर वाली साइड है ये A1 A2 को नहीं होगी। इसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा कि सिंपल सी आपने जो बात याद रखनी, जो कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने। अगर तो इधर x के साथ वाला कोफिशिएंट कुछ नहीं है, ये 1 है, तो फिर सिंपल ये A1 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई, A3 की वैल्यू आ गई, सही है। लेकिन अगर यहाँ पर x के साथ कुछ और कोफिशिएंट्स हैं तो फिर A1 A2 A3 कैसे निकालना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले हम इस तरह प्रॉब्लम को पूरा कर लेते। तो ये A1 A2 A3 की वैल्यूज़ आपने यहाँ पर पुट कर दी, इस सारी को सॉल्व करने आ जाएगा 15 और 20 35 प्लस 18 आपके पास कितना बन जाएगा 53, कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा मॉडुलो 30 के। अब अगली बात यहाँ पर ये देखें, आप जानते हैं मैंने आपको बताया था कि जब भी ये आपका आंसर ये 53 है, ये 30 से ज़्यादा एक्सीड कर गया है, तो आपने इसका इक्विवेलेंट कॉन्ग्रुएंस लिखना है, जो मतलब कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन जो इसका बनेगा इसी के सिमिलर, वो आपने सिंपल कैसे लिखना है, 53 में से 30 माइनस कर दें, बाकी क्या रहेगा 23। तो x कॉन्ग्रुएंट होगा 23 के मॉडुलो 30 के, ये इसका आंसर आ जाएगा जी। ठीक होगी बात। ये वो x की वैल्यू है जो यहाँ पर दिए हुए तीनों कॉन्ग्रुएंट को सेटिस्फाइड करती है। आप यहाँ पर चेक करके देख लें, पहला कॉन्ग्रुएंट था x कॉन्ग्रुएंट है 1 के मॉडुलो 2 के, x की वैल्यू यहाँ पर 23 रखें, 23 कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो 2 बनता है। आप चेक कर लें, 23 में से 1 माइनस करें, बाकी बचता है 22 2 पर डिवाइड होता है या नहीं होता, होता है, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड करता है।
दूसरा कॉन्ग्रुएंट है एक्स कॉन्ग्रुएंट है 2 के मॉडुलो 3। तो x की वैल्यू यहाँ पर 23 रखें, 23 कॉन्ग्रुएंट है 2 के मॉडुलो 3 के। इसको भी आप चेक करके देख सकते हैं। 23 में से 2 माइनस करें, बाकी बचता है 21। तो 21 3 पर डिवाइड होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। इसका मतलब इसको भी सेटल करता है। और लास्ट कॉन्ग्रुएंट है आपका x कॉन्ग्रुएंट है 3 के मॉडुलो 5 के। तो x की वैल्यू निकली है 23 कॉन्ग्रुएंट है 3 के मॉडुलो 5 के। तो आप इसको भी चेक करके देख सकते हैं। 23 माइनस 3 20, 25 पर डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो ये x की ऐसी वैल्यू निकली है जो तीनों कॉन्ग्रुएंट को सेटिस्फाइड करती है, लिहाजा ये हमारा आंसर है। अगली बात ये कि इट्स जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम इज दिए हुए सिस्टम का जनरल सोल्यूशन बनने का इस तरह, इसको मैं कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन के मुताबिक कैसे लिख सकते हैं? x माइनस 23 इज डिविजिबल बाय 30। अभी आपने पढ़ा ना a कॉन्ग्रुएंट टू a b के कब कॉन्ग्रुएंट होता है? जब a माइनस बी डिवाइड होता है मॉडुलो m पर। तो x माइनस 23 डिविजिबल बाय 30, तो एक इंटीजर t आपको मिलेगा। इसको लिख लेंगे ऐसे, x माइनस 23 इज इक्वल टू 30 टाइम t। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा इस तरह, x इज इक्वल टू 23 प्लस 30 टाइम t, और t आपके पास क्या है? एक इंटीजर से बिलोंग करता है, z को बिलोंग करता है। ठीक है, ये इसका जनरल सोल्यूशन है। आप d की वैल्यू मुख्तलिफ वैल्यू पुट कर लें। t की पहली वैल्यू 1 पुट करोगे तो आंसर बनेगा 53। ये देखो जो ऊपर आ गया था आपके पास। फिर t की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आ जाएगा 60 माइनस 23 कितना बन गया? 83। वो एक दूसरा सोल्यूशन आपको निकलेगा। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन यहाँ पर इसके निकलेंगे, लेकिन ये तमाम सोल्यूशन होंगे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी सिमिलरली सोल्यूशन, कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन जो इसी से निकले हैं आगे। सही है, तो मेन सोल्यूशन इसका यही बनता है। ठीक है, ये इसका यूनिक सोल्यूशन है, बाकी इनफाइनाइट सोल्यूशन इसके ये निकलते हैं सारे इससे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो बात आ रहा था कि एक दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जिसमें x का कोफिशिएंट जो है वो आपके पास 1 के बराबर नहीं है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट अब आप जो प्रॉब्लम नंबर 2 है उसको देखें, और इसका अब आपने डिफरेंस देखना है जो प्रॉब्लम नंबर 1 हमने की है उससे। क्वेश्चन कुछ इस तरह कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। 3x कॉन्ग्रुएंट है -2 के मॉडुलो 5, 2x कॉन्ग्रुएंट है 5 के मॉडुलो 7 और 4x कॉन्ग्रुएंट है 5 के मॉडुलो 23 के। अब यहाँ पर आप गौर से देखें कि ये जो प्रॉब्लम है आपकी, ये पहली प्रॉब्लम नंबर 1 से डिफरेंट कुछ इस तरह है। यहाँ पर आप देख लें x के जो कोफिशिएंट हैं वो वहाँ पर 1 थे प्रॉब्लम नंबर 1 में, यहाँ पर 1 नहीं है। ये 3 है, इधर x का कोफिशिएंट 2 है, इधर x का कोफिशिएंट 4 है। अगर ऐसी सूरत में आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंस अगर आपने सॉल्व करना हो तो ये थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट होता है। मेथड तक ज़्यादा सेम है, लेकिन जो डिफरेंस है थोड़ा सा वो मैं आपको बताता हूँ इसमें। अच्छा, पहले तो वही करेंगे आप। हेयर गिवन मॉडुली आर, m1 की वैल्यू 5 रख ली, m2 की वैल्यू, दूसरा मॉडुलस 7 है, तीसरा मॉडुलस 23 हो गया। विच आर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर रिलेटिवली प्राइम है। सो चाइनीज़ थ्योरम इज़ एप्लीकेबल। लेट अस डिफाइन न्यू मॉडुली। नए मॉडुली आपने डिफाइन कर ली है सच डैट कैपिटल M की वैल्यू m1 m2 m3 है, m1 5 m2 7 m3 23, इनको मल्टीप्लाई किया 805 आ गया। अच्छा, अब आगे यहाँ पर y1 y2 निकालने से पहले मैंने लिखा बिफोर प्रोसीडिंग गिवन कॉन्ग्रुएंसेस आर इन दी फॉर्म। आपके ये जो गिवन कॉन्ग्रुएंसेस है ये इस फॉर्म के हैं, c1x d1 मॉडुलो m1, यानी कि इधर x को कोफिशिएंट हैं, इसको मैंने c1 कह दिया, ये d1 आ गया। इधर x का कोफिशिएंट c2 है, इसको d2 कह दिया। इधर x का कोफिशिएंट c3 है, इसको d3 कह दिया। ठीक है, अब आप पिछली प्रॉब्लम में गौर करें तो इन प्रॉब्लम में यहाँ पर आप इसको a1, इसको a2 a3 नहीं कह सकते। मतलब अगर आप a1 की वैल्यू यहाँ पर -2 रख लेते हैं, a2 की वैल्यू 5 रख लेते हैं, a3 की वैल्यू यहाँ पर 5 रख लेते हैं, तो फिर ये इस तरीके से नहीं सॉल्व होगा। तो इस प्रॉब्लम में सिर्फ फ़र्क यही है आपके पास कि x का जो कोफिशिएंट है ना वो 1 नहीं है। अब करना ये है कि आपने सबसे पहले ये इंडिविजुअली ये जो तीनों कॉन्ग्रुएंस आपको दिए हुए हैं इनको लहदा सॉल्व करेंगे, यानी x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जब वो x की वैल्यू निकल आएंगी तो फिर आप मज़ीद आगे क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। तो फर्स्टली वी कन्वर्ट देम इनटू x कॉन्ग्रुएंट टू ai मॉडुलो mi। तो कैसे करना है, पहला आपका कॉन्ग्रुएंट है 3x कॉन्ग्रुएंट टू -2 मॉडुलो 5, इसको आपने सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, प्रॉपर तरीका तो इसका वही है जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बता के आया हूँ, लेकिन वो एक प्रॉपर लेंथी तरीका कार है। यहाँ पर आपने हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब यहाँ पर x की वैल्यूज़ पुट आउट करके देख लें। पहले 1 से स्टार्ट करते हैं तो देखें क्या 1 इसको सेटिस्फाइड करता है। अगर x की वैल्यू 1 रख ली जाए तो ये बन जाएगा 3 1 3,
तो 3 -2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5। देखें ये कॉन्ग्रुएंस को सोल्व करना सीखें। ये अगर आपको नहीं ना सोल्व करने आ रहा फिर आपसे नहीं होना सोल्व ये क्वेश्चन। मैंने लिखा है 3x कॉन्ग्रुएंट है -2 के मॉडुलो 5 के, इसको आपने सोल्व करना है। x की वैल्यू 1 रख ली, ये आंसर आ गया -2 मॉडुलो 5। अब 3 1 सा 3 ये बन गया 3 कॉन्ग्रुएंट है -2 के। अब आपने ये देखना है ये बात दुरुस्त है ये गलत है, कैसे पता चलेगा कि दुरुस्त है ये गलत है। कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन मैं बार बार अब आपको बता चुका हूँ कि a कॉन्ग्रुएंट होता है b के मॉडुलो m के लिहाज से अगर m डिवाइड करे a माइनस b को, तो यहाँ पर a माइनस b क्या निकलेगा 3 -2। क्या ये m जो है यानी 5 इसको डिवाइड करता है? जी बिल्कुल डिवाइड करता है, देख लें। तो लिहाजा यहाँ पर x की वैल्यू जो 1 है वो काम कर रही है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा वो x = 1 आ जाएगा, सही है। ये वैल्यूज़ आपको आसानी से मिल जाएंगी, मुश्किल नहीं होगा। आगे 2x कॉन्ग्रुएंट है 5 के, यहाँ पर x की वैल्यू -1 अगर आप पुट कर दें तो तब ये वर्क करेगी। -2 होगा, -2 जब 5 भी इधर आके माइनस हो जाएगा -7 हो जाएगा, -7 7 पर डिवाइड हो जाता है, ये बात दुरुस्त हो गई। 4x कॉन्ग्रुएंट है 5 के। अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 रखें तो सेटिस्फाइड नहीं होगा, 2 रखेंगे नहीं होगा, 7 रखेंगे तो सेटिस्फाइड हो जाएगा ये, ठीक है। बहुत बड़ी वैल्यूज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं ढूंढनी पड़ेगी। अगर बहुत बड़ी वैल्यू सम टाइम कभी ऐसा हो जाता है तो फिर वो जो प्रॉपर तरीकाकार है इसका लीनियर कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करने का, ठीक है, लीनियर डायफंटाइन इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, मेरा लेक्चर नंबर 2 जो है उसमें बता चुका हूँ, फिर आप उस तरीके से ही करेंगे। तो खैर यहाँ पर x की वैल्यू 7 कॉन्ग्रुएंट इसको सेटिस्फाइड करती है इस कॉन्ग्रुएंट को। तो इसको मैंने तीनों क्वेश्चंस को मिलाकर स्टार क्या दिया। यहाँ पर a1 की वैल्यू 1 आ गई, a2 की वैल्यू -1 आ गई, a3 की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। तो ये वो a1 a2 a3 हैं। यहाँ पर इनको आप a1 a2 a3 नहीं कह सकते। अगर आप इनको a1 a2 a3 कहेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होगा, फिर आंसर नहीं निकलेगा इसका। आगे लिखा है मैंने, सोल्यूशन ऑफ स्टार, इस स्टार का जो सोल्यूशन है इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। आपके ये जो गिवन लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस का जो सोल्यूशन है वो एक्चुअली इसका सोल्यूशन है, ठीक है। आप इसको सोल्व करेंगे, इसके जो आंसर निकलेंगे वो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, भी हम चेक करते हैं, ठीक है। अब आगे अगला काम वही है जो हमने प्रॉब्लम नंबर 1 में किया है, और वो क्या है, ये हमारे पास आ गया जी। पहले मैंने निकाल लिया कैपिटल M1 की वैल्यू, फार्मूला आपके पास M1 के बराबर है। M2 की वैल्यू निकाली 115 आ गई, M3 की वैल्यू कैपिटल M3 की वैल्यू 35 आ गई। फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, ये मैं प्रॉब्लम नंबर 1 में बता चुका हूँ आपको। y1 y2 y3 सोल्यूशन हो गया फॉलोइंग सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस का। M1 y1 कॉन्ग्रुएंट है 1 के मॉडुलो M1 की वैल्यू 161 पुट कर दी y1। अब मॉडुलो 5 यहाँ पर अब आपने फिर वही वैल्यूज़ हिट एंड ट्रायल के तरीके करके देखनी है। y1 की वैल्यू 1 पुट करके देखें तो ये बनता है 161। 161 में से 1 माइनस करेंगे 160 आ जाएगा। 160 हमेशा 5 पर डिवाइड होता है, लिहाजा y1 की वैल्यू 1 यहाँ पर सेटिस्फाइड होगी। यहाँ पर देखेंगे तो y2 की वैल्यू 5 सेटिस्फाइड हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो y3 की वैल्यू 2 जो है इसको सेटिस्फाइड करती है। ये वैल्यूज़ अगर आपने थोड़ी सी ढूंढनी पड़ेंगी आपको। हैंस बाय चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम फार्मूला इस्तेमाल कर दिया। समीशन i = 1 से 3 ai mi yi मॉडुलो m। समीशन ओपन कर दिया आपके सामने है, ठीक है। कैपिटल M की वैल्यू यहाँ पर 805 निकली हुई है। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज़ पुट आउट करने लगा हूँ। a1 की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई, ये जो अभी हमने पहले निकाली है यहाँ से, ये जो निकाल के मैं a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू a3 की वैल्यू यहाँ पर ये पुट आउट कर दी। तमाम वैल्यू कैपिटल M1 कैपिटल M2 कैपिटल M3 इन तमाम की वैल्यूज़ को पुट आउट किया, इन सब को मैंने सम अप किया, आंसर बनता है ये 76 इसका। अब x कॉन्ग्रुएंट है 76 के, ठीक है। ये आंसर आ गया इस स्टार का। और अगर आप इस x = 76 को अपने इस गिवन सिस्टम में पुट करके देखें ना हर जगह पर, तीनों जगह पर, तो आप देखेंगे इसको सेटिस्फाइड करता होगा, ठीक है। हैंस जर्नल सोल्यूशन इज x = 76 + 805t। ये इसका जर्नल सोल्यूशन है। ये कैसे लिखना है, ये सिंपल आसान तरीका का शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। पहले ये नंबर लिखा करें, ठीक है, आगे ये 805t लिख दिया करें, बस। ये इसका जो है ना जर्नल सोल्यूशन लिखने का आसान तरीकाकार है। वैसे कैसे लिखा गया है, वैसे मैंने बताया आपको कि आपने सबसे पहले लिखना है इसको इधर ला के x - 76 / 805 = नंबर t एक आपको इंटीजर मिलेगा, ठीक है। अब आप यहाँ चेक कर लें, 805 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ से 76 उधर आकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आसान तरीका कार है, बस इसको लिखा करें, इसके आगे आप इसको टी लिखा दिया करें, सही है। तो ये बेटा आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को आप कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये कब इस्तेमाल नहीं हो सकता। और दूसरा यहाँ पर मैंने 2 प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस की। एक वो प्रॉब्लम है जिसमें लीनियर कॉन्ग्रुएंस में x का कोफिशिएंट 1 के बराबर है, और दूसरा जिसमें x का कोफिशिएंट 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी,
ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा एक नए लेक्चर के साथ नए टॉपिक पर डिस्कशन होगी आपसे, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।